हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या नॉन करंट एसेट्स के बारे में। गाइस ये रेलेवेंट है ACCA के FA1, FA2, F3 और F7 या फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि IAS 16 या नॉन करंट एसेट्स के बारे में और डेप्रिसिएशन के बारे में जीरो से लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये इंतहाई रेलेवेंट लेक्चर है। मैं स्टार्ट करूंगा इसमें नॉन करंट एसेट्स के बारे में। हम लोग इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ईयर बाय ईयर उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट उसकी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट में हर साल एसेट की, नॉन करंट एसेट की कितनी अमाउंट जाती है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखते हैं कि एसेट्स को जब हम बिजनेस में रिकग्नाइज करते हैं तो दो इवेंट्स होते हैं, एक है इनिशियल रिकग्निशन और एक है सब्सीक्वेंट रिकग्निशन। इनिशियल से मुराद ये है कि जब हमने एसेट परचेज किया है तो एट दैट टाइम उसकी रिकग्निशन या उसको हम अपनी बुक्स में किस तरह से रिकग्नाइज करेंगे, किस अमाउंट पर रिकग्नाइज करेंगे। सब्सीक्वेंट से मुराद ये है कि अब उसके बाद हर साल जब भी आपने एसेट्स को वैल्यू करना है तो वो कौन सी वैल्यू पे वैल्यू होगा। तो इनिशियल रिकग्निशन इज ऑलवेज एट कॉस्ट। IAS 16 स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है कि इनिशियली एसेट को आपने हमेशा कॉस्ट पे रिकग्नाइज करना है, और कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक परचेज कॉस्ट है प्लस एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो एसेट्स की इंप्रूवमेंट, एनहांसमेंट, मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन के लिए यूज हो, या उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो, या कोई भी इनिशियल जो एक्वायर करने के लिए कोई लीगल एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं, वो सारी की सारी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको भी आपने परचेज कॉस्ट में ऐड करना है। सो इनिशियली एसेट इज रिकग्नाइज्ड एट परचेज कॉस्ट और कॉस्ट परचेज कॉस्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब्सीक्वेंट रिकग्निशन की बात करें तो सब्सीक्वेंट रिकग्निशन हमेशा एसेट की होती है एट रीवैल्यूड अमाउंट, यानी अब आप एसेट को आपने रीवैल्यू करना है। रीवैल्यूएशन का टॉपिक जो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आ रही है उसमें कवर अप होगा। इसमें हम डेप्रिसिएशन और उसकी एग्जांपल और वर्किंग एग्जांपल प्रैक्टिकल उस हद तक लिमिट रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि रीवैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट होती है। हम एक्चुअली कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, नेट बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। इन दो चीज़ों को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन के बाद या तो नेट बुक वैल्यू आपकी ज्यादा होगी रिकवरेबल अमाउंट से, यानी इफ नेट बुक वैल्यू इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट, तो इसका मतलब है कि अब आपने उसको लेके तो रिकवरेबल अमाउंट पे ही आना है। इट मींस कि अब एसेट्स की वैल्यू कम करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि नेट बुक वैल्यू फर्ज कर लें 1 लाख है, रिकवरेबल अमाउंट 80,000 है, तो अब आपको 1 लाख से 80,000 पे एसेट लेके आना है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। एसेट्स की वैल्यू में जब कमी होती है दैट इज नोन एज इम्पेयरमेंट, और वो IAS 36 उसको डील करता है, जिसको हम सिलेबस के बाद में किसी हिस्से में डिस्कस करेंगे। बहरहाल F3 तक ये एग्जामिनेबल नहीं है ACCA के, और इसी तरह ICAP के इनिशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में ये IAS 36 एग्जामिनेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि हमारी नेट बुक वैल्यू जो है दैट इज लेस देन द रिकवरेबल अमाउंट। इसका मतलब हमारे पास बुक्स के मुताबिक एसेट की वैल्यू 1 लाख है, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट जो है उसकी वो 1,30,000 है। तो इसका मतलब अब एसेट को उठा के हम 1,30,000 पे लेके जाएंगे। यानी हर सूरत में हमने एसेट्स को नेट बुक वैल्यू से उठा के रिकवरेबल अमाउंट पे लेके जाना है। ठीक है, अगर रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम है नेट बुक वैल्यू से, यानी नेट बुक वैल्यू ज्यादा है तो वो इम्पेयरमेंट है, और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो वो आपकी रीवैल्यूएशन हो जाएगी। यानी नेट बुक वैल्यू कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब अब एसेट्स को आपने हायर वैल्यू पे लेके जाना, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है वो भी डिस्कस करते हैं। इससे पहले नेट बुक वैल्यू देख लें। नेट बुक वैल्यू है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कॉस्ट में आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करें कॉस्ट से तो वो आपकी नेट बुक वैल्यू निकलती है। अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठा होना। मींस आप इसको सादे लफ्जों में टोटल डेप्रिसिएशन का नाम भी दे सकते हैं। इसकी डिटेल आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से कैलकुलेट होती है। अलबत्ता रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ टू थिंग्स। नंबर 1 मार्केट वैल्यू और वैल्यू इन यूज। ठीक है, मार्केट वैल्यू और वैल्यू इन यूज। सादी सी बात है कि आपने एसेट जो है या तो उसको इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करके जो उसकी वैल्यू होगी वो
इसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू भी का एज यूज भी करते हैं, लेकिन इस लेवल पे आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली ये है कि लेट्स से मेरे पास एक मोबाइल है, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस्तेमाल करके मुझे आने वाले लेट्स से 5 सालों में वो तकरीबन 5 लाख का बेनिफिट दे सकता है सपोज, लेकिन मैं उसको अभी बेच दूं तो बिकेगा 3 लाख का, तो डेफिनेटली मैं उसको नहीं बेचूंगा। 3 लाख उसकी मार्केट वैल्यू है और वैल्यू इन यूज उसकी 8 लाख है, तो मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर इस्तेमाल करके मुझे टोटल 3 लाख का बेनिफिट होता है, अभी वो चीज मेरी 5 लाख के बिक सकती है, तो फिर मैं उसको अभी बेच दूंगा। सो रिकवरेबल अमाउंट इज ऑलवेज हायर ऑफ एसेट्स को इस्तेमाल करके उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू इन यूज, या उसको बेच के जो कि मार्केट वैल्यू, सेल्स प्राइस या फेयर वैल्यू भी जिसको हम कहते हैं वो है। इन दोनों में से जो हायर होगी दैट इज कॉल्ड रिकवरेबल अमाउंट। क्यों कि एसेट हमेशा हम जब भी करेंगे हमें उससे जहां से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हम वो काम करेंगे। सो ये एक ओवरऑल इसका ओवरव्यू है कि इसमें हमने क्या पढ़ना है और क्या क्या डिस्कस करना है। इसके बाद है नेट बुक वैल्यू की कैलकुलेशन। नेट बुक वैल्यू को एट सम टाइम्स कैरिंग अमाउंट भी कहा जाता है। एक ही चीज़ के दो नाम है। इसकी कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो आपकी जो एसेट की कॉस्ट होती है, जिसका हमने जिक्र किया था परचेज कॉस्ट प्लस एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें से जब आप माइनस करते हैं टोटल डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन टिल डेट, उसको परचेज करने से लेकर आज तक जितनी उसकी डेप्रिसिएशन इकट्ठी हो चुकी है वो इसमें से कॉस्ट में से माइनस करें तो ये आपका कैलकुलेट हो जाता है नेट बुक वैल्यू। यानी बुक्स के मुताबिक इस वक्त हमारे पास एसेट्स की नेट वैल्यू क्या है। ये वो अमाउंट है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट में एसेट की शो होती है हर साल। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट, जो बता चुका हूं मैं आपको। डेप्रिसिएशन, अब हमने क्या कहा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, आज तक जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो पहले ये भी देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन का पता चलेगा तो टोटल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन है एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, यानी वो अमाउंट जिस एसेट्स की, वो अमाउंट जिसको हमने डेप्रिशिएट ना एक्चुअली एप्रिशिएट का ऑपोजिट है। एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ाना, डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम करना। वो अमाउंट एसेट की जिसको हमने हर साल या इन टोटल उसकी पूरी लाइफ में कम करना है, वो डेप्रिशिएबल अमाउंट है। उसकी एलोकेशन किस चीज पे, ओवर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, एसेट की पूरी जो लाइफ है उसके ऊपर डेप्रिशिएबल अमाउंट को एलोकेट कर देना। नॉर्मली एक डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन ये भी मार्केट में फ्लोटेड है कि डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डिंग द वियर एंड टियर ऑफ द एसेट। दिस इज रॉन्ग डेफिनेशन। It's not the recording of wear and tear, it's actually allocation of cost over its life। ठीक है, एसेट्स की जो भी कॉस्ट है आपने उस कॉस्ट को पूरी लाइफ पे फैला देना है। अब वो लाइफ पे फैलाने का तरीका क्या है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस, यानी ये जो उसकी कॉस्ट को हमने लाइफ पे फैलाना है ना, वो सिस्टमेटिक बेसिस पे फैलाना है। सिस्टमेटिक बेसिस क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू बेनिफिट जनरेशन पैटर्न ऑफ एसेट, यानी एसेट का जो बेनिफिट जनरेशन पैटर्न है ना, उस पैटर्न के मुताबिक हम कॉस्ट भी उसकी एलोकेट करेंगे। ये बिल्कुल मैचिंग कॉन्सेप्ट या एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है कि लेट्स से एक एसेट है जो कि पूरी लाइफ में इवनली हर साल बेनिफिट देता है, तो हम फिर कोई ऐसा मेथड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन का जो कि हर साल इवनली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, हमने एसेट्स जो है उसको डेप्रिशिएट करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उतने उतने से एसेट हमारा कम होता जाता है। एक्चुअली नहीं बट एंटिसिपेटेड, एस्टिमेटेड। सो अगर एसेट ऐसा है जो कि शुरू के सालों में ज्यादा बेनिफिट दे रहा है तो फिर हम ऐसा डेप्रिसिएशन मेथड यूज करेंगे जो कि शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन करेगी। ज्यादा बेनिफिट है शुरू के सालों में तो वो मेथड चाहिए जो शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करे। तो ये आगे जाके हम डिफरेंट दो मेथड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड जे है जी डेप्रिसिएशन, एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। Systematic basis mean according to benefit generation pattern of asset। अब डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया दो मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, is used where asset is expected to generate equal amount of benefit each year। हर साल अगर कोई ऐसा एसेट है जो कि इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट जनरेट करता है तो इन दैट केस फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, अब अगर आपने घर किराए पे लेना है, बिल्डिंग आपने बना के किराए पे देनी है, तो अब
किराया याद रखिएगा लोकेलिटी के हिसाब से होता है, ठीक है, कि घर किस लोकेशन पे है। अदरवाइज थोड़ा पुराना हो या नया हो उससे किराए पे फर्क नहीं पड़ता। सो इसका मतलब आपको जो घर है नया हो या पुराना हो हर साल एक जैसा बेनिफिट देता है। ऑन द अदर हैंड अगर आपने एक कार ले ली है तो कार आप रेंट पे दे रहे हैं, तो जो गाड़ी है शुरू के सालों में वो ज्यादा बेनिफिट जनरेट करेगी, तो फिर हम ऐसा मेथड यूज करेंगे जो शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करे, और वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, तो स्ट्रेट लाइन मेथड कब इस्तेमाल होगा? जब एसेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट जनरेट करेगा हर साल। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कब यूज होगा? वेयर एसेट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट मोर बेनिफिट इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। तो शुरू के सालों में जहां ज्यादा बेनिफिट और आहिस्ता आहिस्ता बेनिफिट कम होगा, इसका मतलब मेथड भी ऐसा यूज करेंगे जो कि शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करे और आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन को कम करती जाए। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हम इनकम और एक्सपेंस को आपस में मैच कर रहे हैं। ओके, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो कैसे कैलकुलेट होती है? एक तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है थ्रू दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये जो टोटल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ना, यही डेप्रिशिएबल अमाउंट है। यानी लेट से एक एसेट हमने 10 लाख का लिया, 10 साल उसको हम इस्तेमाल करेंगे और 10 साल बाद 1 लाख का वो बिक सकता है। इसका मतलब 1 लाख उसकी बाकी मांदा वैल्यू है। रेजिडुअल वैल्यू मीन बाकी मांदा वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। तो बाकी मांदा वैल्यू जो है उसकी वो 9 लाख है। तो इसका मतलब 9 लाख है जिसको हमने 10 साल पे डेप्रिशिएट करना है। जाहिर है अगर हम इस फॉर्मूले के तहत करेंगे तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 10, हर साल 90,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसकी कैलकुलेशन, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा तरीका उसकी कैलकुलेशन का क्या है? एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। याद रखिएगा आप, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट की कॉस्ट नहीं चेंज होती। बेशक हम कॉस्ट मॉडल यूज करें या रिवैल्यूएशन मेथड मॉडल यूज करते हैं, एक दफा इनिशियली जब हम एसेट परचेज करते हैं तो जो कॉस्ट हमारी आ जाती है वो तब तक वही चलती है जब तक उसको हम रीवैल्यू नहीं करते। जब रीवैल्यू कर देते हैं तो जो नई रीवैल्यूड अमाउंट है वो नई कॉस्ट बन जाती है। अब ईयर बाय ईयर वही चलेगी, यानी कॉस्ट ईयर बाय ईयर चेंज नहीं होती, कॉस्ट अपनी जगह पे एज इट इज मेंटेन्ड रहती है। जब वो मेंटेन रहती है और डेप्रिसिएशन इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, तो जाहिर है डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी चेंज नहीं होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से कैलकुलेट होता है? कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू चूंकि हर साल चेंज होती है, नेट बुक वैल्यू अभी हमने डिस्कस किया था क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक हर साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चेंज होगी तो जाहिर है नेट बुक वैल्यू हर साल कम होती जाएगी। इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी हर साल कम होती जाएगी। इसके बाद स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम डिस्कस कर चुके हैं, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड ईच ईयर, क्योंकि नेट बुक वैल्यू हर साल रिड्यूस हो जाती है। ओके गाइस, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू फिर हम आगे अपनी सारी कैलकुलेशन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एनुअल बेसिस एंड इन टोटल। यानी ये जो एग्जांपल हम करेंगे इसमें हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन एनुअल बेसिस पे भी करेंगे और टोटल भी देखेंगे कि क्या है। और एट द एंड ऑफ लाइफ अगर ऐसा बिक जाता है तो बिक के वो कितना प्रॉफिट या लॉस देता है। सो प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल भी इसी के साथ कवर अप हो जाएगा। तो डियर ये एग्जांपल है, XYZ कंपनी परचेज्ड अ बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 को उसने बिल्डिंग परचेज की फॉर $500,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 years। हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 10 साल चलेगी। XYZ कंपनी सोल्ड बिल्डिंग ऑन 31 अगस्त 2018 फॉर 2,75,000। 31 अगस्त 2018 यानी तकरीबन 6 साल बाद या 6 साल कुछ महीने बाद वो एसेट जो है 2,75,000 $2,75,000 का सेल हो गया। कंपनी प्रिपेयर्स अकाउंट ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। कंपनी का जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर है। ये हमारी एक एग्जांपल है। एसेट हमने परचेज किया 1 अप्रैल 2012 को 5 लाख का, लाइफ उसकी 10 साल है एस्टिमेटेड। 31 अगस्त 2018 को 2,75,000 का बेच दिया। कंपनी हर साल 31 दिसंबर को अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। यानी ये जो बेचा था ना हमने 2,75,000 का, देखो कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। बिल्डिंग, इफ कंपनी डेप्रिशिएट्स बिल्डिंग ऑन
अब कंपनी कैसे कैलकुलेट करना है? अगर कंपनी बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करती है स्ट्रेट लाइन मेथड एट 10%, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ परसेंटेज हो तो वो परसेंटेज कॉस्ट की परसेंटेज होती है, एंड इन दिस एग्जांपल कॉस्ट इज 500,000। दूसरा, कंपनी की पॉलिसी क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड आप यूज करेंगे रिक्वायरमेंट 1 में, और उसके साथ अटैच करेंगे इफ द कंपनीज पॉलिसीज टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल। याद रखिएगा कंपनी की टोटल 2 ही पॉलिसीज होती हैं और यही आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। एक पॉलिसी क्या है कि फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, जिस साल खरीदा उस साल मुकम्मल डेप्रिसिएशन, ठीक है, और जिस साल बेचा उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। तो पहला 1A में हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे, पहले साल फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बेशक एसेट हमने 1 माह पहले खरीदा, 2 माह पहले खरीदा, यानी साल पूरा रहा या नहीं रहा। ईयर ऑफ परचेज में हम पूरी डेप्रिसिएशन लेंगे, पूरी से मुराद पूरे साल की, और ईयर ऑफ सेल में हम कोई डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, बेशक उस साल हमारे पास एसेट 8, 10, 12 माह जितना अरसा भी रहा, जिस साल वो बिक गया उस साल हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। या दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? 1B में हम देखेंगे कि अगर कंपनी की पॉलिसी है टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। प्रोपोर्शनेट बेसिस से क्या मुराद है कि एसेट जिस साल जितने महीने रहा उतने महीने की डेप्रिसिएशन ले लो, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें 1 अप्रैल 2012 को परचेज किया तो पहले साल एसेट हमारे पास 9 मंथ्स रहा है 31 दिसंबर तक, क्योंकि कंपनी 31 दिसंबर को अकाउंट्स बनाती है। इसी तरीके से 2018 में जब हमने सेल किया उस साल एसेट हमारे पास 8 मंथ्स रहा 31 अगस्त तक, तो उस साल फिर हम 8 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये तो है स्ट्रेट लाइन मेथड विद दीज 2 पॉलिसीज। इसी तरह रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे और यही 2 पॉलिसीज हम यूज करेंगे। पहले 2A में होगा फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नॉन इन द ईयर ऑफ सेल, और दूसरे में 2B में होगा डेप्रिसिएशन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो ये एग्जांपल है गाइस जिसको सामने रख के हम लोग अपनी कैलकुलेशन करेंगे। ओके, मूविंग बैक टू द एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल की हम कैलकुलेशन जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सोल्यूशन 1A। 1A से क्या मुराद है आपकी याद दहाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेथड स्ट्रेट लाइन होगा और पहले साल पूरी डेप्रिसिएशन होगी और सेल ईयर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। ओके, व्हेन एसेट इज परचेज्ड, अब जब एसेट हमने खरीदा यानी 1 अप्रैल 2012 की बात है, तो उस वक्त हम एंट्री क्या पास करेंगे? डेबिट बिल्डिंग परचेज कर ली, इंक्रीज इन एसेट और क्रेडिट कैश या क्रेडिट पेएबल एज अ लायबिलिटी और कैश, तो ये हम एंट्री पास कर लेंगे। इसको हम पोस्ट कर देंगे, बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा, डेबिट साइड पे 5 लाख हम लिख देंगे और उसके रेफरेंस में आ जाएगा कैश, और कैश को कैश के अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। करंटली चूंकि हम बिल्डिंग और नॉन करंट एसेट को डिस्कस कर रहे हैं तो कैश का अकाउंट में सामने नहीं रखूंगा। उसके बाद जब साल खत्म हुआ 31 दिसंबर 2012, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पूरी डेप्रिसिएशन, डेबिट डेप्रिसिएशन बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस तो डेबिट होगी, और क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये इसलिए क्रेडिट होगी क्योंकि ये एक प्रोविजन है। प्रोविजन हम क्या करते हैं, जैसा हमने इररिकवरेबल डेट्स में डिस्कस किया था कि जब कोई एसेट हमारा एस्टिमेटेड कम होता है, एक्चुअल नहीं होता, तो फिर हम एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ही आप एक्सपेंस या लॉस फोरसी कर रहे हैं उसको फौरन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारा एस्टिमेट है कि साल बाद हमारी जो बिल्डिंग है वो तकरीबन 50,000 से डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो हम रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन क्या वाकई डेप्रिशिएट हुई? एस्टिमेट है ना, कंफर्मेशन तो नहीं है। सो बिल्डिंग कम नहीं करेंगे, हम क्रेडिट एसेट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने ऊपर एक ऐसी लायबिलिटी जिसकी टाइमिंग और अमाउंट सर्टन नहीं है, यानी प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग एंड अमाउंट। हमें नहीं पता कि एसेट वाकई कितना कम होगा और कब तक होगा, तो हम अपने ऊपर एक लायबिलिटी बना लेते हैं। जब एसेट वाकई कम हो जाएगा या बिक जाएगा तब हम इस लायबिलिटी को खत्म कर देंगे। तो दैट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चूंकि नेचर लायबिलिटी ही है इसकी, इसलिए ये क्रेडिट होगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये पोस्ट कर देंगे अपने अकाउंट्स में, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन जाएगा, डेबिट साइड पे 50,000 आ जाएगा और रेफरेंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, तो क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है 50,000 से, तो 50,000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और उसके रेफरेंस में डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये आपको पता होगा गाइस कि हर डेबिट का रेफरेंस उसका क्रेडिट है, हर क्रेडिट का रेफरेंस उसका डेबिट है। अगर आप लोगों को डबल एंट्री में कोई इशू है तो वो आप मेरी वीडियो जो है डेबिट क्रेडिट टू ट्रायल बैलेंस वो आप देख सकते हैं। ओके, अब
हमने इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली और आप ये देखें कि पूरा 10% डेप्रिसिएशन लिया मैंने। 10% पूरे साल की है ना, तो मैंने पूरे साल की डेप्रिसिएशन ली है। क्यों? कंपनी की पॉलिसी है फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, तो ईयर ऑफ परचेज है, पूरी डेप्रिसिएशन लूंगा। हाँ, जो ईयर ऑफ सेल है ना 2018, उसमें मैं कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा। अब इसके बाद हमारे साल खत्म हो गया, अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, बिल्डिंग का कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट है, इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, बल्कि ये जितनी अमाउंट है एज बैलेंसिंग फिगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पे चली जाएगी। तो 50,000 एक्सपेंस हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे। ओके, ये थी बात 2012 की। अब साल शुरू हो गया 2013, तो 1 जनवरी 2013 को जो अकाउंट क्लोज किए थे पहले हम उनको ओपन कर लेंगे। तो बिल्डिंग क्लोज किया था, उसका क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख था, यही बैलेंस ओपन हो जाएगा। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोज किया था, उसका क्लोजिंग बैलेंस 50,000 था, ये बैलेंस ओपन हो जाएगा। साल खत्म हुआ 31 दिसंबर 2013 को, फिर हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे, सेम पूरे साल की है, वही एंट्री पास होगी। डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, 50,000 डेबिट साइड पे आ जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 50,000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। साल खत्म हो गया, अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। कॉस्ट का बैलेंस आप देखें वही चल रहा है 5 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब बढ़ गई है, ठीक है, 1 लाख हो गया बैलेंस। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन फिर 50,000 चली जाएगी। आप ये देखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेप्रिसिएशन है, हर साल ये अमाउंट जाती है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैंने आपको बताया था कि नेट बुक वैल्यू चार्ज होती है। नेट बुक वैल्यू क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख। इसका मतलब आपका 31 दिसंबर 2013 को जो एसेट शो होगा वो 4 लाख पे शो होगा। 500,000 माइनस 100,000, 400,000 आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा। मूविंग टू 2014, अब बिल्डिंग का अकाउंट फिर ओपन हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हम लिख लेंगे, इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ओपन कर लेंगे। अब इसका ओपनिंग बैलेंस 1 लाख हो चुका है। इस साल फिर साल खत्म हुआ, 31 दिसंबर पे हम एंट्री डेप्रिसिएशन की पास करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे 2013 में किया था। यानी हर साल ये रेपिटेशन होगी, हर साल मेरा 50,000 एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और हर साल मेरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आप देखें, कॉस्ट 5 लाख है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,50,000 है। इसका मतलब 500,000 माइनस 150, तो 3,50,000 एसेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा और 50,000 एक्सपेंस आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इसके बाद 2015 आ गया, बैलेंस जो क्लोज किए थे वो ओपन हो जाएंगे। इसी तरह 31 दिसंबर को साल के एंड पे एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड होगी, बैलेंस क्लोज करेंगे सबके। अब क्लोजिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 2 लाख हो गया है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फिर इस साल 50,000। अब देखिए हर साल 50,000 एक्सपेंस चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम एक्सपेंस चार्ज होगा। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अब एसेट्स की हमारी नेट बुक वैल्यू क्या रह गई है? 3 लाख, यानी 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख रह गई है। 2016 आ जाएगा, 2016 में इसी तरीके से फिर अकाउंट ओपन होंगे, इसी तरीके से डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी। एट द एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन और कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में पोस्टिंग होगी, अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल एक्सपेंस चला गया 50,000 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट जो बच गया है वो 2,50,000 का बच गया, यानी 5 लाख क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट माइनस 2,50,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 2017 स्टार्ट हुआ, बैलेंस ओपन होंगे, बिल्कुल इसी तरह ईयर बाय ईयर आपको वर्किंग दिखा रहा हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का बैलेंस जो क्लोजिंग था वो ओपन कर लिया। अब साल खत्म हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना, डेप्रिसिएशन पोस्ट हुई और बैलेंस क्लोज हुए और डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई। अब दिसंबर 2017 को हमारे पास जो नॉन करंट एसेट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वैल्यू जाएगी, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट 5 लाख माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख, यानी अब एसेट हमारे पास बुक्स में 2 लाख का बाकी रह गया। अब 2018 में वो एसेट सेल हो गया। मैं अगर आपको एग्जाम्पल की तरफ वापस लेके जाता हूं तो ये देखें, एसेट सोल्ड बिल्डिंग ऑन 31 अगस्त 2018 और 1A की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है और कंपनी की पॉलिसी क्या है? फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल।
2017 तक हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं, इसका मतलब 2017 तक डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 2018 में जब हम पहुंचेंगे तो हमारी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी इस साल। क्यों? कि नन इन द ईयर ऑफ सेल। अब 1 जनवरी 2018 को हम लोग बैलेंस ऐसे ओपन कर लेंगे, ठीक है, जो क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल थे वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। इस साल अब होगा क्या कि 31 अगस्त 2018 को जाके एसेट हमारा सेल हो गया, ठीक है। तो 31 अगस्त 2018 को भी हमारे बैलेंसेस यही रहेंगे। क्यों? कि हमने डेप्रिसिएशन कोई चार्ज नहीं करनी इस साल। No entry for depreciation is to be passed as it is company's policy to charge full year depreciation in the year of purchase and none in the year of sale. Because it is a year of sale, so no entry of the depreciation will be passed. अलबत्ता ऐसा डिस्पोज ऑफ तो हुआ ना, सेल हो गया। अब सेल की एंट्री जब हम करते हैं तो वो देखिए क्या क्या होती है। सबसे पहले तो हम जब सेल होता है तो अब एसेट की कॉस्ट खत्म करनी है हमने। तो जब हमने एसेट बनाया था तो डेबिट किया था, अब खत्म करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगी। बिल्डिंग 5 लाख थे, इसके अगेंस्ट हम डेबिट करेंगे डिस्पोजल, तो डेबिट हो जाएगा डिस्पोजल 5 लाख, तो डिस्पोजल का अकाउंट भी बन जाएगा। अब ये अमाउंट कौन सी होगी? विद कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। तो ये कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट के साथ हम एक एंट्री पास कर देंगे। डेबिट डिस्पोजल 5 लाख, क्रेडिट बिजलिंग 5 लाख। डिस्पोजल का अकाउंट बना लेंगे। डेबिट साइड पे 5 लाख डेबिट हो रहा है, रीजन उसकी बिल्डिंग है। इसी तरीके से बिल्डिंग में 5 लाख क्रेडिट हो जाएगा विद डिस्पोजल। तो यू विल सी कि बिल्डिंग का अकाउंट खत्म हो गया। एक दफा डेबिट 5 लाख, क्रेडिट 5 लाख। अब इसका कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्यों? कि एसेट हैज बीन सोल्ड। जब एसेट सेल हो गया तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रख के हमने क्या करनी है, इसको भी खत्म करते हैं। ये प्रोविजन है, बनी थी तो क्रेडिट हुई थी, अब इसको खत्म करने के लिए डेबिट कर देंगे। तो डेबिट करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 3 लाख, और क्रेडिट कर देंगे हम डिस्पोजल। क्यों डेबिट की है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों खत्म हुई? एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया है, तो डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख से। इसी तरीके से ये अमाउंट कौन सी लेनी है हमने? वही जो टोटल डेप्रिसिएशन की है, इसको हम पोस्ट कर देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख से डेबिट और डिस्पोजल 3 लाख से क्रेडिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी खत्म हो गया। डिस्पोजल का अकाउंट बन गया हमारा, जो कि हमें प्रॉफिट लॉस दे के जाएगा। लेकिन इससे पहले हम जो कैश रिसीव हुआ है वो भी तो लिखे ना। एसेट बेचा ना 2,75,000 का, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल याद है तो ये देखें, एसेट वाज सोल्ड फॉर 2,75,000। सो 2,75,000 हमें रिसीव हुआ है, तो उसकी एंट्री पास कर लेंगे। डेबिट कैश, क्रेडिट डिस्पोजल 2,75,000 विद द अमाउंट रिसीव्ड। इसको जब हम पोस्ट करेंगे तो कैश के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा 2,75,000 से। अब हम डिस्पोजल को जब बैलेंस करेंगे, अगर डिस्पोजल का क्रेडिट बैलेंस है, यानी डेबिट साइड पे फिगर आती है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, इट विल शो अ प्रॉफिट। अगर डिस्पोजल का डेबिट बैलेंस है, यानी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आती है, तो इट विल बी अ लॉस। तो मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ कि 75,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पे है 5,75,000 और डेबिट साइड पे है 5 लाख। तो 75,000 एज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ डिस्पोजल मींस वी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 75,000। सो ये गाइस वर्किंग थी 1A की। अब हम मूव करते हैं 1B की तरफ। 1B में क्या है? मेथड वही है, अलबत्ता पॉलिसी क्या है कि डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चार्ज होगी। प्रोपोर्शनेट से मुराद कि जिस साल जितने महीने रहा एसेट, सिर्फ उतने महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। एसेट जब परचेज हुआ उसी तरीके से एंट्री पास करेंगे जी। डेबिट, बिल्डिंग, क्रेडिट, कैश, अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंट्स में पोस्ट कर देंगे। अब साल जब खत्म हुआ तो डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब आप देखें कितनी अमाउंट है? 37,500। ये हमने 37,500 क्यों चार्ज की है? 10% ऑफ कॉस्ट 5 लाख, इसका 10% 50,000। 50,000 पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। एसेट हमने कब खरीदा था? 1 अप्रैल को। इसका मतलब 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स हमारे पास ये एसेट रहा है। तो अगर 50,000 पूरे साल की है तो 50,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 करेंगे तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाती है 37,500। तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो 37,500 होगी विद 9 मंथ्स ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पोस्ट कर देंगे डेप्रिसिएशन को अपने अकाउंट में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अपने अकाउंट में, अकाउंट क्लोज हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में 37,500 एक्सपेंस चला जाएगा हमारा। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 5 लाख माइनस 37,500 जो भी वैल्यू बनती है ये आपके 4,62,500 4,62,500 बनती है। ये नेट बुक वैल्यू आपकी चली जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसी तरीके से 2013 आया, जो बैलेंस क्लोज किए थे ओपन किए, 2013 खत्म हुआ,
एंट्रीज पास की। अब हर साल 50,000 डेप्रिसिएशन जाएगी चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सेम डेप्रिसिएशन जा रही है। उसी तरीके से डेप्रिसिएशन आपका अकाउंट खुलेगा, पोस्ट होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने अकाउंट में बैलेंस निकल आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल 50,000 चला जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 87,500 हो जाएगी। और अब आपका 4,12,500 आपका नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, यानी 5 लाख माइनस 87,500। सेम गोज विद 2014, इसी तरीके से बैलेंस ओपन होंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन अपने अकाउंट में पोस्ट होगी, सेम मूविंग बैलेंस निकलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर चली जाएगी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 5 लाख माइनस 1,37,500। देन 2015 में भी यही एंट्री रिपीट होगी क्योंकि 2015 में भी कुछ भी नहीं हुआ एसेट के साथ। फिर उसके बाद 2016 में भी यही रेपिटेशन होगी, अकाउंट ओपन होंगे, साल के एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन पोस्ट होगी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पोस्ट होगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपका एसेट चला जाएगा 5 लाख माइनस 2,37,500। फिर 2000 प्रॉफिट एंड लॉस में 50,000 एक्सपेंस चला जाएगा। 2017 आ गया, 17 में भी कोई वेरिएशन नहीं है, एसेट इसी तरीके से हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, डेप्रिसिएशन पास होगी, रिकॉर्ड होगी, बैलेंस क्लोज होंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल चेंज हो रही है और इसका बैलेंस भी हर साल नेट बुक वैल्यू यानी 5 लाख माइनस 287,500। अब ये नेट बुक वैल्यू ये रह जाएगी। 2017 अब खत्म हो गया है। अब 2018 में प्रीवियस जो वर्किंग हमने की थी 1A, जिसमें पॉलिसी थी कि आखिरी साल यानी सेल के साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, उसमें हमने 2018 की कोई डेप्रिसिएशन दी, लेकिन यहाँ पे है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, तो यहाँ पे हमें 2018 की डेप्रिसिएशन जो है वो भी लेनी पड़ेगी। सो इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2018 को जो हमारे अकाउंट्स क्लोज हुए हैं वो ओपन हो जाएंगे, बिल्डिंग ओपन हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब तक 3,287,500 तक जा चुकी है, ये ओपन हो जाएगी। अब इस साल 31 अगस्त को चूंकि एसेट सेल हो गया है तो डेप्रिसिएशन सिर्फ हम 31 अगस्त तक यानी 8 माह की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8, 50,000 साल की है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 करेंगे तो 33,333 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर देंगे, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, डेबिट हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कॉस्ट क्लोज हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्लोज हो जाएगी और 33,333 एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में 2018 में चला जाएगा। गाइस हम 31 अगस्त 2018 को पहुंच चुके हैं। अब इस टाइम पे हमने एसेट सेल करने हैं, सो लेट्स मूव। अब हम 31 अगस्त 2018 को जो बैलेंस क्लोज किए थे वो ओपन कर लेते हैं। इस वक्त हमारा जो एसेट है उसकी नेट बुक वैल्यू क्या है, 5 लाख माइनस 320,833, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब तक ये हो चुकी है। अब हम डिस्पोजल की कैलकुलेशन करते हैं कि प्रॉफिट कितना है हमें ऑन डिस्पोजल। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था, बिल्डिंग खत्म करेंगे, क्रेडिट कर देंगे अगेंस्ट डिस्पोजल विद कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। उसके बाद आप नॉन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल को पोस्ट करने के बाद बिल्डिंग में और अपने अकाउंट्स में फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म कर देंगे। बिल्डिंग का अकाउंट आपने देखा खत्म हो गया, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी खत्म करने के लिए डेबिट कर देंगे, क्रेडिट करेंगे डिस्पोजल को, ये दोनों चीजें भी अपने अपने अकाउंट्स में पोस्ट कर देंगे, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, दिस अमाउंट इज रॉन्ग, 320,833 से डेबिट होगी यहाँ पे और डिस्पोजल में भी 320,833 क्रेडिट हो जाएगी आपकी। accumulated depreciation का अकाउंट भी खत्म हो जाएगा विद हैविंग द सेम अमाउंट, यानी अमाउंट यहाँ भी 320,833 आनी चाहिए। दिस इज द रॉन्ग फिगर गिवन। Okay, finally we have received a cash 2,75,000 and disposal credit हो जाएगी 2,75,000 से। तो डिस्पोजल में क्रेडिट साइड पे आप लिख दें 2,75,000। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा 95,833, ठीक है, क्योंकि इस तरफ आपका 5,95,000 5,95,833 एक्स्ट्रा है तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सो दिस वाज द प्रैक्टिस ऑफ सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एग्जाम्पल, ठीक है, वो कौन सी थी, 1B स्ट्रेट लाइन मेथड और डेप्रिसिएशन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। गाइस अब मूव करते हैं 2B 2A और 2B की तरफ। 2A मतलब मेथड अब रिड्यूसिंग बैलेंस हो जाएगा, यानी डेप्रिसिएशन हम 10% कैलकुलेट करेंगे नेट बुक वैल्यू की परसेंटेज में। पहले हम पॉलिसी अप्लाई करेंगे कि फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल, और फिर 2B में बाद में हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे। ओके,
सबसे पहले हम अपने कैलकुलेट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं अगेन सोल्यूशन 2A की तरफ मूव करता हूं, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नॉन इन द ईयर ऑफ सेल। एसेट जब परचेज किया था उस वक्त एंट्री पास कर दी, सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अकाउंट्स में पोस्ट हो जाएंगी दोनों चीज़ें। साल ख़त्म हुआ, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दी 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू, क्योंकि अभी तक कॉस्ट हमारी 5 लाख है, डेप्रिसिएशन अभी तक तो कोई भी नहीं हुई, तो नेट बुक वैल्यू भी यही है, सो इसका 10% 50,000 आ जाएगा और पूरी डेप्रिसिएशन 50,000 चार्ज हो जाएगी। कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में भी पोस्ट हो जाएगी और अकाउंट क्लोज हो जाएंगे दोनों, और इसी तरीके से 50,000 एक्सपेंस चला जाएगा। अब इसके बाद अगले साल कितनी डेप्रिसिएशन जाएगी, फिर उससे अगले साल कितनी जाएगी, हम ऐसा करते हैं एक ईयर बाय ईयर अलग से कैलकुलेशन जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ये देखें, ये मैंने आपको वर्किंग बनाई है 2A यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, फुल ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नॉन इन द ईयर से। सबसे पहले ईयर कॉस्ट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू, ये एक टेबुलर अप्रोच हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले 2012, इस ब्लू को छोड़ दें, ये एनिमेशन में पहले आया हुआ, अदरवाइज ये 2017 की बात है, यहाँ पहुंचेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो 2012 में जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमने रिकॉर्ड की है 50,000 है, यू कैन सी कि हमने डेप्रिसिएशन 50,000 चार्ज की है 2012 में, और हमारी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो भी 50,000 है, नेट बुक वैल्यू 450 हो जाएगी। यू कैन सी ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 50 और 5 लाख माइनस 50,000 नेट बुक वैल्यू हमारी आ जाएगी 450। इसके बाद 2013 की बात करें तो 2013 में अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी है, 45,000। ठीक है, मैं जरा 2013 के अकाउंट्स ओपन करता हूं जाके। पहले 2013 में बिल्डिंग का अकाउंट, डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपन हो गया, अब साल खत्म हुआ, अब मुझे डेप्रिसिएशन पास करनी है कि कितनी अमाउंट से करूंगा, तो वो आप इस टेबल में देख सकते हैं, दैट इज 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू। तो 4,50,000 है, इसका 10% ले लूंगा, इसका 10% लेके तो मैं चार्ज कर दूंगा, तो इसके 10% डेप्रिसिएशन है 45,000। तो मैं क्या करूंगा, 45,000 से डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर दूंगा, उसी तरीके से अकाउंट्स में पोस्ट करूंगा। अब मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 95,000। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 95 है, और जो नेट बुक वैल्यू मेरी है वो है 4,05,000। वो कैसे, 500,000 कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दिस इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। और मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर वो 45,000 आ जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन 45,000 से डेबिट हो रही है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो जाएगी। इसके बाद मूव करते हैं जनवरी 14 में, अकाउंट जो क्लोज किए तो ओपन करते हैं, बिल्डिंग और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ओपन हो गया, अब 95 है। अब इस साल की जो 31 दिसंबर पर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, मूविंग टू 2014। अब होगा नेट बुक वैल्यू 4,05,000 है ना, तो 40,500, इसका 10% डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, वो और नेट बुक वैल्यू 135,500 रह जाएगी। तो 40,500 डेप्रिसिएशन है फॉर द ईयर, यानी 40,500 डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इतने से ऐड हो जाएगी। अगेन उसी तरीके से अपने अपने अकाउंट्स में चीजें पोस्ट होंगी, ये अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, और इस साल का जो लॉस है, जो एक्सपेंस है, वो 40,500 से आ जाएगा डेप्रिसिएशन का, और नेट बुक वैल्यू 5 लाख माइनस 135,500, आपकी नेट बुक वैल्यू है 364,500, ये आपकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप देखें 2015 की बात करें तो उसमें 364,500 की 10% यानी 36,450 ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब 36,450 के लिए पहले मैं 2015 के अकाउंट्स ओपन कर लेता हूं, उसी तरीके से आप देखेंगे आपके अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे। अब एट द ईयर हम 36,450 की एक एंट्री पास कर दूंगा, अकाउंट्स में डेबिट हो जाएंगे। अपने अपने अकाउंट्स में पोस्टिंग के बाद आपकी जो नेट बुक वैल्यू बच जाएगी वो 5 लाख माइनस 171,950, which becomes 5 lakh minus 171,950, 328,050, ये आपकी नेट बुक वैल्यू है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चली जाएगी। ठीक है जी, और इस साल आपका एक्सपेंस कितना जाएगा, ये बैलेंस है 36,450, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चला जाएगा। इसी तरीके से
2016 की बात करेंगे तो उसमें आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो 32805 है। तो 2016 के अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और 32805 की डेप्रिसिएशन से एंट्री पास कर ली। अब इसको हमने अकाउंट्स में पोस्ट किया विद द सेम, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो गया। इसी तरीके से 2017 में यू कैन सी 29525 है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। 2017 में अकाउंट्स ओपन करूंगा, 29525 डेप्रिसिएशन आ जाएगी और ये अपने अपने अकाउंट में पोस्ट होके तो ये लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चला जाएगा। 29525 कैसे आया था? 10% ऑफ 295,245 यानी नेट बुक वैल्यू का 10%। अब लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया है। लास्ट ईयर में हमने क्या कहा है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नन इन द ईयर ऑफ सेल। इसका मतलब 2018 में अब कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होने वाली। इसका मतलब ये है कि अब जब हमारा 2018 स्टार्ट होगा, हम अकाउंट ओपन करेंगे बैलेंस उनका, और 31 अगस्त को यही बैलेंस जो है ये हमारा काउंट होंगे टुवर्ड्स सेल ऑफ एसेट। अब जब हम एंट्री डेप्रिसिएशन की हम कोई पास नहीं करेंगे लास्ट ईयर, क्यों कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन है। अब हम जब एंट्रीज पास करेंगे तो डेबिट बिल्डिंग खत्म कर देंगे उसी तरीके से, और डिस्पोजल डेबिट कर देंगे। डिस्पोजल का अकाउंट भी बन जाएगा, डिस्पोजल में पोस्ट कर देंगे और बिल्डिंग को बिल्डिंग में पोस्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि कॉस्ट का अकाउंट खत्म हो गया। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म करेंगे 234280 से, और क्रेडिट डिस्पोजल हो जाएगी 232840 से। इसको भी हम पोस्ट कर देंगे अपने अपने अकाउंट्स में 234280 और डिस्पोजल क्रेडिट 234280। आप देखेंगे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी खत्म हो गया अकाउंट। अब कैश की एंट्री हम देंगे, जितना कैश हमें रिसीव हुआ 2,75,000 का एसेट सेल किया था, तो अब हम 2,75,000 से एसेट कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कर देंगे, और बैलेंसिंग फिगर यानी 9,280 वुड बी द प्रॉफिट। यानी ये वर्किंग हमने किस चीज की है, कौन सी एग्जांपल थी जिसकी हमने ये वर्किंग की है? दिस वाज 2A reducing balance method but with no depreciation in the year of sale and full in the year of purchase, और 10% नेट बुक वैल्यू की हमने कैलकुलेशन की है। ये हमने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है जिसपे हमने वर्किंग की है। ओके गाइस, अब मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारी जो है 2B रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही लेंगे, लेकिन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चार्ज करेंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। B इज द प्रोपोर्शनेट बेसिस। दिस इज रॉन्ग, आप अपनी एग्जांपल में जाइए, एग्जांपल में देखें। दिस इज 2B if the company's policy to charge depreciation on proportionate basis। तो proportionate basis पे depreciation लेंगे और reducing balance method हम यूज करेंगे। ओके गाइस, मूव करते हैं अब 2B की तरफ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। अगेन जब एसेट परचेज किया उसी तरीके से एंट्री पास करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, एसेट पोस्ट हो जाएगा, और पहले साल आप देखें वही 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू विच इज 5 लाख, उसका 10% 50,000 है, लेकिन चूंकि एसेट हमारे पास सिर्फ 9 मंथ्स रहा तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हम ले लेंगे। डेप्रिसिएशन अपने अकाउंट्स में पोस्ट हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम ईयर बाय ईयर वर्किंग करते जाएंगे। हम देख लेते हैं कि अब हमारी ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो किस तरह से मूव करेगी, ठीक है। अगेन उसके लिए हम लोग ये टेबुलर अप्रोच जो है उसको फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमें ये कैलकुलेशन हो जाएगी कि हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी चार्ज होनी है। ओके गाइस, मूविंग ऑन टू द टेबुलर अप्रोच। अब ये डेप्रिसिएशन जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम टेबुलर अप्रोच में जाएंगे। ईयर 2012 में तो 37,500 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। कैसे? 10% ऑफ 500 डिवाइडेड बाय 12 into 9। अब 2013 में चूंकि ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करना है ना, इसलिए हमने इसमें 9 मंथ्स के लिए है डेप्रिसिएशन। अब 2013 में हम लोग 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू ले लेंगे विच इज 46250। तो अब 2013 की अगर मैं बात करूं तो ये देखें कि 2013 में अकाउंट्स ओपन कर लें हम लोग, ठीक है। अकाउंट ओपन करने के बाद 46260 आपकी डेप्रिसिएशन एक्चुअली 46250 है, ठीक है, 260 नहीं है, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब इस डेप्रिसिएशन को हम लोग हर जगह पे पोस्ट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे पिछली वर्किंग हम करते रहे हैं। इसी तरीके से ईयर बाय ईयर मूवमेंट हमारी जारी रहेगी, ठीक है। मैं आपको 2017 के एंड तक ले चलता हूँ सीधा,
ताकि 2018 की आपको मैं बताऊंगा क्या प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किस तरह से इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। सो दिस इज 2017। हर साल कितनी कितनी डेप्रिसिएशन हमारी जाएगी वो हम इस टेबुलर बेसिस पे कैलकुलेट अप्रोच के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू 2014 में 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू 416250। टोटल डेप्रिसिएशन भी अब तक आ चुकी है और नेट बुक वैल्यू भी ये है। फिर इसी तरीके से 2015 की वर्किंग है, 2016 की वर्किंग है, 2017 की वर्किंग है। सो 2017 में 30588 हमारी डेप्रिसिएशन थी। आप देख सकते हैं 30588 डेप्रिसिएशन उससे एंट्री पास की है और हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 224712। तो 224712 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। सो 5 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज नेट बुक वैल्यू जो कि 275,288 है, जो हमारे शो हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब 2018 की बात जहां पे आती है, चूंकि प्रोपोर्शनेट बेसिस है लिहाजा 2018 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, लेकिन कितनी होगी वो जरा आते हैं इस टेबल की तरफ। 2018 में हमारी डेप्रिसिएशन है 275,288 का 10% लेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 करेंगे, क्योंकि सिर्फ 8 माह तक हमारे पास ये एसेट रहा है। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी फॉर द ईयर। इसको हम 224712 में ऐड करेंगे तो टोटल यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी। सो 18353 से एंट्री पास करनी है इस साल हमने, तो वो हमने डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को पोस्ट कर देंगे और आप देखेंगे इस साल एक्सपेंस 2018 में जो है 18,353 आएगा और अब आपके जो एसेट है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 243065 और जो नेट बुक वैल्यू उसकी बच चुकी है वो है 256935। तो 275 का हमने एसेट बेचा है। तो जब डिस्पोजल हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है डिस्पोजल प्रोसीड्स माइनस नेट बुक वैल्यू। डिस्पोजल प्रोसीड्स 2,75,000 है और जो कि आपको एग्जांपल में गिवन है डिस्पोजल प्रोसीड्स 2,75,000। डिस्पोजल प्रोसीड्स माइनस नेट बुक वैल्यू 256,935। तो ये आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हम मूव करते हैं और बताते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। तो 31 जनवरी 2018 को, 31 अगस्त 2018 को एक्चुअली जब हम ओपन करेंगे सेम बैलेंस हमारे ओपन हो जाएंगे 31 अगस्त को भी, ठीक है, जो कि 1 जनवरी को नहीं बल्कि 31 अगस्त को ये बैलेंस ओपन होंगे। अब इस साल हमने डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है वो चार्ज करनी है ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, बल्कि कर चुके हैं। 243065 जो है वो हमारा कैलकुलेट हुआ है। सो डू नॉट फोकस ऑन दिस, दिस इज एक्चुअली नो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। डिस्पोजल में जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो बीच में पैराग्राफ है इसको डिसरिगार्ड कीजिए गाइस, ये कॉपी पेस्ट होकर यहाँ तक आया हुआ है। सो अब हम डिस्पोजल कैलकुलेट करेंगे। एसेट खत्म हो जाएगा, पोस्ट कर देंगे उसको डिस्पोजल में भी और एसेट में भी, तो एसेट आपका खत्म हो गया। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आप डेबिट करके खत्म करेंगे, क्रेडिट डिस्पोजल हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पोस्ट करें डिस्पोजल को, डिस्पोजल में पोस्ट करें और आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी खत्म हो गया। कैश रिसीव कर लें, उसको भी डिस्पोजल में पोस्ट करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा विच इज 18,065। सो गाइस यू हैव सीन कि किस तरीके से ईयर बाय ईयर वर्किंग होती है डेप्रिसिएशन की और नॉन करंट एसेट्स किस तरीके से आपको हर साल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कम होता जाता है, यानी उसकी कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका एसेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो हो जाता है। और हर साल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, फुल ईयर इन द ईयर ऑफ परचेज और नॉन इन द ईयर ऑफ सेल। वो परचेज और सेल में डेप्रिसिएशन डिसाइड करेंगे। अगर प्रोपोर्शनेट बेसिस है तो परचेज और सेल के ईयर में अगर लेस देन अ ईयर एसेट हमारे पास रहा है तो वो उसमें आ जाएगा। और इसके अलावा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 10% ऑफ कॉस्ट यानी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, या आप उसमें फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो कि शुरू में मैंने बताया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन। अगला जो हमारा इसका इसी का कंटिन्यूटी होगी, दैट वुड बी अबाउट रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। सो मेरे साथ बंधे रहिए, टिल देन अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।